नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। अभी मैं विद्यापीठ एकेडमी में हूं, जिसके संस्थापक MK सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अभी शिक्षा जगत में इस कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। शिक्षा को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। आइए इनसे बहुत सारी चीज़ को जानते हैं कि किस तरीके का क्या प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएंगे सर कि अभी जो कोरोना काल अभी जिस तरीके का चल रहा है, इसमें शिक्षा जगत को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी है। बच्चों की भी परेशानियां उठानी पड़ी, आप लोगों की भी परेशानियां उठानी पड़ी। इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके का आप इसको ये कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं। जहाँ तक कोरोना से जो परेशानी है स्टूडेंट को पढ़ाई में, अभी तो ऑनलाइन चैनल है, सब लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ज़्यादातर लोग 2 वे कम्युनिकेशन से ही क्लास ले रहे हैं। तो 2 तरीके का क्लास सिस्टम है, एक रिकॉर्डेड क्लास सिस्टम है और एक लाइव क्लास सिस्टम है। जो लोग भी रिकॉर्डेड क्लास सिस्टम चला रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि वो मानते हैं कि स्टूडेंट इतना सिंसियर है कि हम रिकॉर्डिंग देंगे और वो देख लेगा, लेकिन वो देखता नहीं है। लाइव है तो लाइव में उसका एक कंडीशन बन गया कि भाई इतने से इतने बजे तक ही लाइव चलेगा, आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको लेक्चर मिलने वाला नहीं है। तो फोर्स एक फोर्स काम करता है उसको कि भाई अभी मुझे 2 घंटा पढ़ाई करना ही करना है। तो लाइव क्लासेज सभी सक्सेसफुल है, रिकॉर्डेड क्लासेज सक्सेसफुल नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेज अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे इतना भर के वीडियोज़ पड़ा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता क्या ढूंढना है। वो 30 चैप्टर्स होता है पूरे प्रिपरेशन में एक सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट मिला दिया जाए तो 90 चैप्टर, हर चैप्टर में 10-10 टॉपिक होता है। तो 900 टॉपिक में कौन सा पढ़ना है, कब किस सीक्वेंस में, बच्चा को पता नहीं चलता है। तो लाइव क्लासेज एकदम सक्सेसफुल है, लाइव क्लासेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक सुना जाता था कि पहले लाइव क्लासेस हों चाहे ऑनलाइन क्लासेस, विदेशों में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी जिस तरीके का ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है नेट कनेक्टिविटी का। इसके चलते भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हाँ, जो बच्चा थोड़ा रिमोट एरिया में है उनको एकदम परेशानी हो रहा है। जो बच्चा थोड़ा शहरी एरिया में है उनको परेशानी बिल्कुल नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा नेटवर्क अगर देखा जाए, किसी के पास मान लीजिए कि कई लोग कई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। कोई गूगल मीट यूज़ कर रहा है, कोई जूम यूज़ कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा कनेक्टिविटी जूम का है। तो जूम के थ्रू जो लोग कर रहे हैं, थोड़ा पुअर भी नेटवर्क है तो बच्चा वीडियो बंद कर देता है, तो ऑडियो उनको सुनाई पड़ता है। या फिर हाँ, उसमें भी एक और कैटेगरी है, कई लोग जो क्लास कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, जैसे लाइव पढ़ा रहा है कोई वीडियो पे और कैमरा कैप्चर कर रहा है, तो ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होता है। कई लोग डिजिटल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिजिटल पेन वाला में बहुत कम बैंडविड्थ चाहिए होता है। व्हाट्सएप अगर आपका चल रहा है ना, तो डिजिटल पेन से भी चल जाएगा। तो बेसिकली जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो खाली उसमें है। जो वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं ना, जो डिजिटल पेन के थ्रू पढ़ा रहे हैं ना, उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का ऑनलाइन पढ़ाई सक्सेस हो सकता है? देखिए, मेरा खैर ऐसा है कि कई लोग जो जैसे टीचर्स हैं जो उतना टेक्नोलॉजिकली उतना नहीं समझ पाए चीज़ों को, पर हम बहुत पहले से ये सब ट्राई कर रहे थे। आज से 5 साल पहले से हम डिजिटल, अभी जैसे मेरा मुंबई ब्रांच भी है, तो वहाँ पे जब जाते थे तो ये बच्चों को क्लास लेना है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम ऑलरेडी डिजिटली ट्राई मार रहे थे बहुत दिन से। तो मेरे लिए इसका फ़ायदा ये हुआ कि लॉकडाउन 22 तारीख को हुआ और हम 31 मार्च से क्लास चालू कर दिए थे बिना किसी डिले के। बाकी लोग ढूंढते रह गए। तो बेसिकली जो मतलब टेक्नोलॉजिकली समझ रहे हैं चीज़ों को, उनके लिए तो एक फ़ायदा हो गया। स्टूडेंट को पहले हम यहाँ बुलाते थे तब पढ़ता था, अब हम उनके घर कभी भी पहुँच सकते हैं। रात में 8 बजे भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, एक ग्रुप पे मैसेज करना है कि आ जाओ भाई क्लास के लिए। लेकिन कितना सक्सेस है, कितना अनसक्सेस? देखिए, कुछ नुकसान तो है। लाइव क्लास अलग ही चीज़ होता है, आई कांटेक्ट होता है, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन होता है, स्टूडेंट साथ में बैठा हुआ है, उसके जो दोस्त लोग हैं क्या कर रहे हैं, कंपटीशन होता है, बातचीत होती है। ये सब चीज़ तो नहीं हो पाता है ना ऑनलाइन में। तो ये तो नुकसान वाला चीज़ हो गया। और फ़ायदा वाला ये चीज़ हो गया कि अगर वो क्लास में आता है तो उसको एक छोटा सा जगह मिलेगा बैठने के लिए बेंच पे। घर पे तो अपना उसका शानदार टेबल चेयर है, खाने की दिक्कत नहीं, अभी मम्मी तुरंत लेके कुछ आ जाएगी। अपना उसका स्पेस है,
प्रॉपर उतना स्पेस। घर में कमरा तो 12x12 का कमरा है, यहाँ पे तो उसको एक 2x2 का स्पेस मिलेगा। तो उसको बेसिकली आने जाने का भी, जैसे मान लीजिए क्लास आपका 4 बजे से है तो 3 ही बजे से आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा। एक्सर्सन होगा रास्ते में, फिर वहाँ क्लास में पहुँचेंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ तो सुबह सुबह 8 बजे उठा और क्लास चालू, तो कुछ फ़ायदा भी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि आँख पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों की हो रही है। हाँ देखिए, तो खैर वैसे तो कहेंगे तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, लेकिन आँख वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरे दिन भर में 3 घंटा उसको देखना है। तो ऐसे भी कोई भी बच्चा आजकल 3 घंटे से कम मोबाइल और टीवी पे टिकता नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो जोड़ेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ घाटा और फ़ायदा रहेगा। पर मुझे लग रहा है कि आगे जब सब कुछ खुल भी जाएगा ना, तो 100% ऑफलाइन कोचिंग और 100% ऑनलाइन कोचिंग दोनों का ऐसे नहीं चलेगा, मिक्सचर चलेगा। वो कुछ हाइब्रिड फॉर्म चलेगा कि कुछ क्लासेज ऑनलाइन भी है, कुछ क्लासेज ऑफलाइन भी है। तो एक नया दरवाज़ा भी खुला है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आईआईटी और बोर्ड में, आईआईटी के प्रिपरेशन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसके बारे में बताएंगे, किस तरीके से कुछ बताएंगे किस तरीके का कन्फ्यूज़न दूर किया जाए? देखिए, अभी कई लोग ऐसा समझते हैं कि आईआईटी का अलग सिलेबस है और बोर्ड का अलग सिलेबस है, पर ऐसा है नहीं। दोनों का सिलेबस बराबर है। एनसीईआरटी का सिलेबस जो 11th-12th का है वही आईआईटी जेईई का सिलेबस है। इनफैक्ट कुछ चैप्टर कटा हुआ ही है, मतलब 12th का 11th बोर्ड का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है आईआईटी के सिलेबस से। लेकिन अंतर क्या होता है कि कुछ चीज़ जान लेते हैं हम और कुछ चीज़ सीख जाते हैं, दोनों में अंतर है। जान लेना, सीख जाना। तो जानने और सीखने के बीच में एक थ्योरी है 10,000 आवर्स का। जिस सिद्धांत पे आप 10,000 घंटे का अभ्यास नहीं किए हैं ना, वो सीखने से आप पत्रकारिता करते हैं ना, तो कोई अभी नया नया जस्ट आया होगा, वो पत्रकार बना होगा, तो उसको सब थ्योरी पता होगा, लेकिन किससे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना उसको पता नहीं चलता होगा। जब आप 10,000 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे अपने फील्ड में ना, तो इंट्यूशन आ जाता है इंसान के अंदर। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते समय कब मोड़ना है अब सोचना नहीं होता, अपने आप बॉडी मोड़ लेता है बेसिकली। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई चीज़ जान गए और सीख ली, इन दोनों के बीच में 10,000 घंटे का प्रैक्टिस का फासला है। तो 11वीं 12वीं सिलेबस को जान गए तो आप बोर्ड के टॉपर हो जाएंगे, और 11वीं 12वीं के सिलेबस को सीख गए तो आप जेईई आराम से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। अब होता क्या है कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसका पेपर समझिए पहले से आउट है। आउट तो नहीं होता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आउट है। इसका मतलब क्या है कि जेईई बोर्ड का पेपर प्रीवियस ईयर 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, उसी में से सब आने वाला है। तो एक पेपर नहीं 10 पेपर उठा लीजिए, वो रट जाइए, याद कर लीजिए, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, सब बना देंगे आप। लेकिन जब आईआईटी का एग्ज़ाम होगा ना, तो कोई भी पुराना सवाल नहीं आएगा, सब सवाल नया आएगा। तो आप सीखे हुए हैं तभी आप कर सकते हैं, और ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कैसे कन्फ्यूज़न दूर करते हैं मतलब बच्चों के? देखिए क्या होता है ना कि जैसे हम लोग एक कोई चैप्टर पढ़ाए, हम लोग क्या, जितने भी सारे टीचर्स हैं आईआईटी के टीचर्स और जो स्कूल में जो एजुकेशन होता है, दोनों में यही मूलभूत अंतर है। इसलिए लोगों को कोचिंग जाना पड़ता है, और कुछ खास बात नहीं है। स्कूल में भी ये सब काम शुरू हो जाए तो बच्चों को कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई टॉपिक पढ़ा है, तो टॉपिक रहता है कितने देर का, आधे घंटे में टॉपिक पढ़ा देंगे। अब उस टॉपिक पे कम से कम 30-40 सवाल करना होता है बच्चे को। उसमें से 5 इलस्ट्रेशन टाइप के हम खुद करा देंगे। अभी 15 सवाल 20 सवाल उसको दे देंगे कि बनाओ। तो अभी जो सीखा वो अप्लाई कर करके देखेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को बाइक चलाने का ट्रेनिंग दे दिया, अब वो जान गया कि ऐसे ऐसे एक्सलेटर होता है, क्लच होता है, गियर होता है, ऐसे करके। अब वो जब चलाएगा ना, तो क्लच कभी ज़्यादा और कम करने से कभी गाड़ी बंद हो जाएगा, कभी ज़्यादा एक्सलेटर दे देगा उछल जाएगा। तो फिर उसको अंदाज़ा मिलेगा कि नहीं इतना नहीं करना है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करके एडजस्ट करके वो सीख जाएगा। तो ऐसे ही कोई थ्योरी पढ़ाए, उस पर सवाल करवाए, तो जान जाता है कि कहाँ पे थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, और वो सीख गया तो फिर जेईई कर लिया। एक और महत्वपूर्ण बात हम बोल रहे थे, बोर्ड के पेपर में बड़ी रिलैक्सेशन है। आज आपका फिजिक्स का पेपर होगा, 3 दिन 2 दिन का समय मिलेगा कि भाई आप और याद कीजिए और केमिस्ट्री का पेपर दीजिए।
और याद कीजिए और मैथमेटिक्स का पेपर दीजिए। इधर बोलेंगे कि 3 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब यहीं पे देना है, कोई आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलने वाला है। नंबर 2, बोर्ड में वो क्या कहेंगे कि मैं जो सवाल पूछूंगा वो 10 नंबर लाए तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। इधर क्या करेंगे कि जरा सा आपने गलती किया है ना तो -1 दे देंगे वो। तो बोर्ड में जितने लोग 90% से ऊपर नंबर लाते हैं, पूरे इंडिया में 10% पॉपुलेशन है बोर्ड में जिनका 90% से ऊपर स्कोर आता है, और वही जेई मेन के एग्जाम में 10% पॉपुलेशन का मार्क्स केवल 30% से ऊपर आता है। मतलब जेई मेन के एग्जाम में 30% लाना बोर्ड के एग्जाम में 90% लाने के बराबर है, सेम सिलेबस में। और जेई एडवांस में केवल 1% लोगों का 30% नंबर आता है, 1% लोगों का। तो इतना अंतर, सेम सिलेबस पर गहराई का अंतर है। एक में जान गए बोर्ड हो गया, एक में समझ गए वो जेई मेन हो गया, और एक में क्रिएटिविटी लेवल लगा लिए, इमेजिनेशन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, इमेजिनेशन। हिंदी में बोलते हैं पठन, पाठन, मनन। पठन मतलब कहीं से पढ़े, पाठन मतलब अभ्यास किए, और मनन मतलब अब दिमाग में इमेजिनेशन लगाए। जैसे कोई बच्चा साइकिल सीखा या बाइक सीखा, सीखने तक तो ठीक है, वो बाद में जो हैंडल छोड़ के चलाता है ना, वो कोई उसको सिखाता नहीं है, वो अपने से हैंडल छोड़ता है, तो क्रिएटिविटी लेवल आ गया। तो यही अंतर है बोर्ड का एग्ज़ाम, जेई मेन का एग्ज़ाम, जेई एडवांस का एग्ज़ाम। सब में सिलेबस बराबर है। एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जान गए तो लिख देंगे, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड है, समझ गए तो बना देंगे, और तीसरा क्रिएटिविटी लेवल है, रीजनिंग सॉल्व करना है। 11वीं 12वीं सिलेबस पे रीजनिंग सॉल्व करते हैं जेई एडवांस के एग्जाम में। ये अंतर है। आईआईटी के बच्चे जो होते हैं वो बड़ा कन्फ्यूज़न है, तो उनको बाहर जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए इसमें क्या है ना कि आईआईटी जेई का प्रिपरेशन के लिए एक तो उसको बच्चा तेज चाहिए। बच्चा तेज नहीं है, जिस बच्चे को बार बार पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, वो तो आईआईटी कैंडिडेट है ही नहीं, उसको तैयारी नहीं करना चाहिए। वो कहीं जाएगा उसका होने वाला है नहीं। हाँ, कहीं ठोकर लग जाए उसको ज़िंदगी में कि मुझे भी कुछ करना है, तो भले बात बदल जाएगी। बिहार से बाहर क्यों जाते हैं? हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो एक तो चाहिए बच्चा तेज, दूसरा चाहिए मास्टर एलिजिबल। मास्टरों की भारी कमी है। मास्टरों की कमी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आईआईटी जेई एग्ज़ाम है टफ। मतलब समझिए ना कि इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन और इमेजिनेशन। तो जिन लोगों का इमेजिनेशन हो गया है वही ट्रेनर है असली। लेकिन उन ट्रेनर्स की संख्या, जैसे कोई आईआईटी ग्रेजुएट है, अब उसको जब तक 2 लाख 3 लाख रुपए महीने नहीं मिलेगा वो कोचिंग में तो रहेगा नहीं। तो स्कूलों में तो अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। अब 2 लाख 3 लाख रुपए का महीना सब कोचिंग तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो अब होता क्या है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं आईआईटी का, 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 10 लाख में से समझिए कि 8 लाख बच्चा भी फॉल्स है, उसको आईआईटी का तैयारी नहीं करना चाहिए। 2 लाख लोगों को करना चाहिए। वैसे ही मास्टर भी 100 मिलेगा ना, तो 90 मास्टर भी फॉल्स है। 90% जो मास्टर है ना, वो जो 8 लाख जो फॉल्स क्राउड था ना, उनको पढ़ाते थे। कभी ये बच्चे कभी सवाल नहीं पूछते। मतलब आपको लगता है कि मतलब वहाँ बाहर के जो बनिस्बत बिहार में हमारे से मास्टर्स नहीं, उसी पॉइंट से टीचर नहीं है, मास्टर, इसीलिए ये लोग बाहर जाना चाहते हैं। मास्टर है। अभी जैसे मैं ही आईआईटी ग्रेजुएट हूँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। रेजोनेंस कोटा में मैं पहले फैकल्टी था, विद्या मंदिर क्लासेज में मैं पहले मेन केमिस्ट्री का फैकल्टी था। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जेई का सिलेबस भी मुझे भी पूरा आता है। अभी पटना में कम से कम 200 आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, और सभी कहीं ना कहीं पे थे। तो बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ करते करते ना, कोई कंपनी जैसे बहुत दिन से चल रही है, तो उसका नाम बहुत फैल जाता है। जैसे कोटा फैल गया नाम, कोटा ही। अब कोटा जाते 1 लाख बच्चे, सिलेक्शन तो वहाँ से भी 5000 3000 ही होना है, तो 97,000 तो वहाँ भी फेल हुए। लेकिन वो कहते हैं कोटा जैसी फैसिलिटी पटना में या नहीं है हमारे बिहार में। हाइप है बेसिकली। जैसे अब पटना में जितने जो 200 आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं ना, सब कभी हम भी रेजोनेंस में फैकल्टी थे। वो जितने सारे 200 फैकल्टी है ना, सब किस कंट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे थे। तो वो बेसिकली एक हाइप क्रिएट कर जाता है। जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बोलेगा कि मेरा ही केवल सिद्धांत अच्छा है, दूसरा वाला बोलेगा मेरा ही सिद्धांत अच्छा है। तो ऐसे ही कोचिंग्स में क्या है ना कि क्या चाहिए कि बच्चा चाहिए तेज, पढ़ाने वाला मास्टर 2 तरीके का है। मास्टर चुनने का हम एक हिंट देते हैं बच्चों को। मास्टर एक होता है क्वालिफाइड, जैसे जो मास्टर आईआईटी एनआईटी ग्रेजुएट है ना, उन सबको 11th 12th का आईआईटी लेवल का सवाल बनाने आता है।
लेकिन इनका पॉपुलेशन मात्र 10% है। पटना में भी खूब है, हर कोचिंग का टॉप 3 फैकल्टी सब 30 लाख 25 लाख से ऊपर सैलरी वाला होता है। इनको सब कुछ आता है, चाहे कोटा में बैठे हों, चाहे गया में बैठे हों, चाहे मुजफ्फरपुर में बैठे हों, चाहे कोटा में बैठे हों, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हैदराबाद में हो, सब लगभग एक ही कैडर के हैं। अब इनको बच्चा मिलना चाहिए। अब तो आप सुनते होंगे ना कि रिजल्ट इस कोचिंग से हुआ, उस कोचिंग से हुआ। इसमें आप 2 तरीके से देख सकते हैं। वो रिजल्ट उस मास्टर का रोल है कि तेज बच्चा ही चुन लिया। आजकल देखते होंगे हर कोचिंग सुपर 30, ए फ्री कोर्सेज, फ्री एकोमोडेशन। क्यों? वो टॉपर्स को ढूंढते हैं। टॉपर्स जिसको मिल जाएगा, मास्टर तो एलिजिबल है ही, कोई IIT ग्रेजुएट है, कोई NIT ग्रेजुएट है, 5-10 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट उसको पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली सब लोग को पढ़ाना आता है। तो ये सब धीरे धीरे ऐसे नाम बन जाता है कि जैसे अभी तो कोटा में कोई प्रचार भी करता है कि कोटा मेथड, सब फॉल्स है बेसिकली। अच्छी जानकारी आपने दिया है सर, और मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं तो IIT बॉम्बे से पास आउट हूँ 2007 बैच का, और पहले तो मैं दूसरे फील्ड में था, फिर बाद में पार्ट टाइम कोचिंग से स्टार्ट किया था। कोचिंग थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज में थोड़ा वो रहता है, मतलब बहुत रोज़ अपना प्रोजेक्ट बेस्ड है, रोज़ टारगेट बेस्ड है, आपको काम करना है। लेकिन कोचिंग में वैसा नहीं है, बहुत आराम से आप पढ़ाइए, स्टूडेंट्स आपका दिन रोज IIT करेगा। जैसे हमारा असली कमाई, आपको दिल से खुशी होती है कि हमारा स्टूडेंट IIT निकाला, ये निकाला, ये बहुत संतुष्टि, बहुत खुशी होती है। हाँ, पहले मुझे ऐसा नहीं पता था कि इस फील्ड में ये सब रिवार्ड है, लेकिन अब जैसे जैसे अभी मुझे पढ़ाते हुए 12-13 साल हो गया, तब मुझे ऐसा दिखता है कोई मेरा स्टूडेंट, तब कभी उसको मदद किया था जब वो एकदम छोटा बच्चा था 12वीं क्लास का, अभी वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, कोई करोड़ रुपए की नौकरी करता है, कोई अमेरिका में चला गया, कोई IAS ऑफिसर बन गया, कुछ बन गया, वो आता है तो अब भाव अभी भी रहता है। हालांकि अभी हम लोग ऐसे भी करते हैं, कोई आया तो अभी भी समझाते हैं, समझाने का आदत है बच्चों को, तो वो अंदर से मुस्कुराता है कि अब मत समझाइए मुझे, अब हम भी बड़े हो गए। तो अब क्या है कि जिन बच्चों को हम पढ़ाएं, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, जब तक वो रहेगा, तब तक उसके फादर्स नेम में एक फादर का नाम तो है ही, मास्टर के नाम में मेरा भी नाम है। मास्टर का, शिक्षक का तो बहुत अहम रोल होता है हर स्टूडेंट के। तो ये रिवार्ड है। हालांकि मुझे जिस समय मैं इधर आया था ये सब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, और अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा समझ में आया कि ये तो मतलब मतलब कि मुझे पता नहीं था उस डायरेक्शन में, और ऐसा भी होता है हर साल। जैसे मान लीजिए कि 10-20 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, IIT गए, अब जब वो IIT गया, वो धीरे धीरे रोज़ बढ़ता जाता है उसका ज़िंदगी, और आपसे वापस वो आएगा। जिन जिन बातों से आप उसको प्रभावित किए थे, वो चीज़ उसके जीवन में जब भी होगा आपके पास वापस आएगा, फ़ोन करेगा। ये तो मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बहुत सारी जानकारी दी। कुछ ऐसा पल बताइए जो आपके कुछ जो स्टूडेंट हों जो बहुत अच्छा कर गए हों आज के डेट में, आप गर्व फील करते होंगे, प्राउड फील करते होंगे। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा किए, लेकिन जो एकदम रिसेंट एक मुझे याद है, एक स्टूडेंट है, अब उसका मैं नाम लूँ कि ना लूँ पता नहीं, कुछ क्योंकि कुछ ऐसा बात भी बोलूँगा पता नहीं उसको अच्छा लगेगा नहीं। बेशक सर, आप टीचर हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो लड़का ऐसा था कि फाइनेंशियली उसके फादर का जो एनुअल इनकम होगा ना, कुछ 60,000 रुपये से ऊपर का नहीं होगा, 5,000-6,000 रुपये उसके फादर कमाते होंगे। बात है 2014-15 की। लड़का एकदम पुअर फैमिली बैकग्राउंड से, पुअर फैमिली बैकग्राउंड में खाली पैसे का दिक्कत नहीं होता है, बहुत तरह का दिक्कत होता है, मानसिक तरीके से भी उलझन होता है, अनाप शनाप डिसीजन लेते हैं। वो बच्चा एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले लगभग दिमागी रूप से असंतुलित हो गया, और फिर हमें ऐसा पता चला कि ऐसा हुआ। हम उसको बहुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके डॉक्टर्स को भी, उसके फादर को भी बुलाया, बहुत सारा ऐसे हुआ। वो लड़का एग्ज़ाम दिया, उसका गया में सेंटर था, ठीक हो गया था। फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के उसके फादर हमको फ़ोन किए कि इसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो हम बोले उसको फ़ोन दीजिए, तो फ़ोन लिया और बोलता है कि एग्ज़ाम खूब अच्छा हुआ है, पापा को मत बताइएगा, ये ऐसे उछलने लग जाते हैं। तो फिर हम समझ गए, बढ़िया हुआ। फिर उसका वाया मिलने के लिए वो अपना पेपर मेरे पास से छुपा दिया कि ये वाला पेपर पापा को मत दिखाइएगा। मतलब इतना संबंध होता है एक स्टूडेंट टीचर, फाउंडेशन पूरा होती है। बढ़िया। फिर उसके बाद उसका एग्ज़ाम हुआ, JEE एडवांस का सिलेक्ट हो गया, बढ़िया रैंक आया, IIT रुड़की गया, IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल से BTech किया। पिछले साल उसकी नौकरी लगी माइक्रोसॉफ्ट में,
60,000 रुपये के फादर का एनुअल इनकम टाइप का एक सिचुएशन था, और उस लड़के की पहली नौकरी लगी 43 लाख पर एनम का माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये हम एक चेंज होते हुए अपने आँख से देखे कि भाई क्या किस तरीके से एजुकेशन एक बच्चे को, एक फैमिली को जो 60,000 रुपये से एनुअल इनकम से 43 लाख रुपए का एनुअल इनकम में जंप मारना। और दूसरी बात है उसका छोटा भाई, वो भी इस बार तो खैर IIT नहीं जा पाया था, NIT गया था, उसका भी पेटीएम में नौकरी मिला है, उसको तो खैर 12 लाख का ही मिला है। तो ये 4-5 साल में जैसे चेंजेस जो मैं देखा ना, तो मुझे अभी एक यकीन हो गया है कि अगर मुझे कुछ करना है या किसी को भी कुछ करना है, तो ये सोसाइटी में ना ऐसे स्टूडेंट्स जो एकदम जिनके अंदर विलिंगनेस है कुछ करने का ना, अगर उनके पीछे आप लग गए और उसने एक रास्ता पकड़ लिया, तो आप एक ही हैंड नहीं आपको कुछ चेंज करने का, आपके पास 50 हैंड मिल जाएगा और आप आज न कल चीज़ों को बहुत चेंज कर देंगे। तो एक मेरे लिए लाइफ में एक लेसन मिला उसके थ्रू। नहीं, बहुत खुशी हुई आज बात कर करके सर से हमारे। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, और मुझे लगता है कि इनकी ये जानकारियाँ जो बच्चे हैं जो IIT करेंगे, जो कर रहे हैं, वो इनसे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि सर के बताए हुए जो उन्होंने जो बताया है आज हमारे चैनल के माध्यम से, बच्चे कितना इसमें सफल होते हैं। कैमरामैन कादिर खान के साथ मैं हूं अकबर इमाम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे।